नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम लिखी हुई बात का अर्थ समझ सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम शब्द जो है उसका अर्थ है रुकना या ठहरना। अपनी दैनिक बोलचाल में हम किसी शब्द या वाक्यांश पर अधिक बल देने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। जब हम बोलते हैं तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, नहीं किया है तो करके देखिए। जब हम बोलते हैं तो कहीं पर थोड़ी देर के लिए, कहीं पर अधिक देर के लिए रुकते हैं, ठीक है। और बोलते समय हमारे भाव भी अनेक प्रकार के अलग अलग तरह से होते हैं, जिससे हमारी बात अधिक स्पष्ट होकर दूसरे व्यक्ति की समझ में आ सके, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति है, सुनने वाला, वह हमारी बात को अच्छे से समझ सकता है और हमारा जो भाव है, हमारा जो विचार है, वो सामने वाले तक स्पष्ट रूप में पहुंचता है। लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को कुछ चिन्हों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जैसे ये दो वाक्य देखिए, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अब देखिए ये दोनों वाक्यों में बस थोड़ा सा एक विराम चिन्ह का अंतर है। यहाँ पर देखिए रुको के उपरांत एक चिन्ह लगा है और यहाँ पर मत के उपरांत एक चिन्ह लगा है। इन चिन्हों के कारण ही जो ये वाक्य है इनका अर्थ बदल गया है। जैसे एक में लिखा है रुको मत जाओ, यहाँ पर रुकने के लिए कहा गया है। दूसरे में रुको मत जाओ, ठीक है, अर्थात यहाँ पर अब रुकना नहीं है, जाओ। तो देखिए एक चिन्ह के कारण ही जो अर्थ था वो बिल्कुल बदल गया है। तो इसी कारण से जो विराम चिन्ह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से विराम चिन्ह की जो परिभाषा बनेगी वह है, विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बहुत से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ आप कुछ मुख्य विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन से विराम चिन्ह है जो आज हम पढ़ेंगे वो हम जानते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है, इस प्रकार से डंडा लगाया जाता है, खड़ी पाई जिसे कहते हैं। अर्ध विराम। अर्ध विराम कैसे लगाया जाता है, एक बिंदु लगा के ऐसा इस प्रकार से कोमा लगाया जाता है। आगे है तीसरा अल्प विराम। इंग्लिश में इसे कोमा कहते हैं। अल्प विराम इस प्रकार से कोमे के रूप में लगाया जाता है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को पता होगा, इस प्रकार से लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से दो कोमे लगाए जाते हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो योजक चिन्ह होता है उससे थोड़ा लंबा ऐसे बनाया जाता है, इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है। अगला है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह इस प्रकार से लगाए जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, इनको देख लीजिए। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी बात को छोटा करने के लिए इस प्रकार से लगाया जाता है। आइए अब इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ आइए, भारत ने मैच जीत लिया। तो यहाँ इन वाक्यों के अंत में देखिए क्या लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, ठीक है। अगला जो है वह है अर्धविराम। अर्धविराम पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जहां
पूरा रुकना हो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, और जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। उदाहरण सूचक शब्द जैसे विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए अर्ध विराम चिन्ह लगाया, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम आदि। ठीक है, जब हम जैसे का प्रयोग करते हैं उदाहरण देने के लिए तो फिर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है समानाधिकरण वाले वाक्यों में। एक जैसे वाक्यों में मुख्य भाव पर बल देने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी ने पास बुलाया, प्यार से बैठाया और पीठ ठोकी। तो यहाँ पर देखिए दादाजी ने पास बुलाया, अर्ध विराम चिन्ह, प्यार से बैठाया और पीठ ठोकी। तो यहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला जो विराम चिन्ह है वह है अल्प विराम। अल्प विराम देखिए पढ़ते या बोलते समय कुछ समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण और अर्ध विराम से कम जहां रुकना हो तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी है वह देखते हैं। एक ही तरह के शब्दों या वाक्यांशों के बीच में, जैसे श्रेया, नेहा, अंशु और सीमा आई है। तो यहाँ पर देखिए श्रेया, नेहा, अंशु ये क्या है, एक प्रकार के शब्द है, अर्थात नाम वाले शब्द है। तो यहाँ पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। उसने खाना खाया, थोड़ा विश्राम किया और पुनः यात्रा पर चल पड़ा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। आगे देखिए दो वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक से पहले, ठीक है, दो वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक से पहले भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाफते हाफते बेदम हो गए लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक से पहले जो चिन्ह लगाया गया है ये अल्प विराम चिन्ह है। आगे देखिए किसी वाक्य को उद्धृत करने से पहले, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। कायरता छोड़ो और गांडीव उठाओ। आगे देखिए संबोधन के बाद, जैसे स्वामी मेरा अंतिम समय आ गया है, तो यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला जो विराम चिन्ह है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहां पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वंदे मातरम के गीतकार का क्या नाम था? तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने प्रश्न पूछा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का हमने प्रयोग किया है। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, खुशी, शोक, दुख, विस्मय, आश्चर्य, ग्लानि, लज्जा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह, भारत मैच जीत गया, तो वाह के उपरांत हम यह चिन्ह लगाएंगे, इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहेंगे। वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो यहाँ देखिए वाह के उपरांत एक चिन्ह लगा है, इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे, तो इसे यहाँ भी ऐसे वाक्यों में विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो चिन्ह है वह है योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, इसलिए योजक दो शब्दों को जोड़ने के लिए अर्थात सामासिक पदों
पुनरुक्त या युग्म शब्दों के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, जहाँ सामासिक पद होंगे, जहाँ पुनरुक्त शब्द होंगे या शब्द युग्म जहाँ होंगे, तो वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है क्योंकि यह सामासिक पद है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब प्रभु के अधीन है। यहाँ भी देखिए जो शब्द हैं उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखिए यहाँ पर एक तो दो कौमे इस प्रकार से लगाए जाते हैं ऊपर, और एक इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, किसी दूसरे की कही हुई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, हम जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा कही गई बात को जब लिखते हैं तो फिर हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, हमें सदा सत्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब महात्मा गांधी की बात को कोट करेंगे तो वहां पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। उदाहरण देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र द्वारा कही गई बात को हमने ज्यों का त्यों यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। वाक्य के मध्य में किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ आदि की विशेषता को प्रकट करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में कुली कहा जाता था, तो यहाँ पर देखिए कुली को विशेष बल देने के लिए कुली पर यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है निर्देशक चिन्ह। किसी के कथन से पहले तथा उदाहरण देने में इसका प्रयोग होता है। कैसे? आयुष, आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूँ। अंशु, मुझे घर जल्दी जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये बीच में चिन्ह लगा है, यह निर्देशक चिन्ह है। योजक चिन्ह से ये थोड़ा बड़ा होता है। अगला है विवरण चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने के पूर्व विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम किसी विषय को क्रम से लिख रहे हों तो फिर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, तो यहाँ पर देखिए विवरण चिन्ह लगाया। फिर कौन कौन से भेद हैं वो हमने बताया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, इस प्रकार से हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो भेद है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह देखिए वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए दिए गए शब्द, नाम आदि को स्पष्ट करने के लिए या नाटकों के पात्रों के हाव भाव तथा क्रियाकलापों की सूचना देने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्वारपाल, अब यहाँ पर द्वारपाल की स्थिति प्रकट की गई। सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो कोष्ठक चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा चिन्ह है वह है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह देखिए किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह यानी शून्य का प्रयोग होता है। ठीक है, जब कोई बड़ा शब्द हो उसे हमें छोटा लिखना हो तो उसका पहला अक्षर लिखने के उपरांत हम एक छोटा इस प्रकार से शून्य लगा देते हैं, तो इसे ही लाघव चिन्ह कहा जाता है। जैसे प्रोफेसर एक शब्द है, इसको हमने छोटा करके प्रो इस प्रकार से लिख दिया।
डॉक्टर, डॉक्टर को छोटा करके इस प्रकार से लिखा जाता है। पंडित, पंडित को छोटा करके इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इन जो ये अक्षर है, इनके उपरांत जो चिन्ह प्रयोग हो रहा है, इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने विराम चिन्हों के बारे में जाना। विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में रुकते हैं और इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी जो बात है उसका अर्थ हम लिखित रूप में उसके जो रुकने के भाव है उनको प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ आए होंगे। इनके नामों को आप याद रखेंगे और भविष्य में जब आप कोई बात लिखेंगे, कोई कथा कहानी लिखेंगे या कहीं एग्जाम में किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आप सही विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। इसी आशा के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। मनोयोग से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।